हेलो। देखिए, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। हमने कल पढ़ा था समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या क्या नियम होते हैं आप ध्यान से देखें, क्योंकि नियम यदि हमें पता होंगे तो हम आगे गोलीय दर्पण से सभी प्रकार के प्रतिबिंब बना पाएंगे। तो पहला नियम देखें आप, जैसे कोई भी गोलीय दर्पण की बात करें, जैसे हमने अवतल दर्पण लिया ये, और ये हमने उत्तल दर्पण लिया। अब प्रतिबिंब बनने के नियम देखो, पहला नियम यदि अपन बात करें तो कल मैंने आपको सभी परिभाषाएं बताई थी गोलीय दर्पण से संबंधित। तो पहले नियम की यदि अपन बात करें तो कोई भी प्रकाश की किरण, ये अपनी मुख्य अक्ष है, ये वाली इधर भी ये मुख्य अक्ष है। तो कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, वो परावर्तन के बाद सदैव मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये गोलीय दर्पण से अपवर्तन का पहला नियम है। कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर फोकस बिंदु से गुजरेगी। इसी प्रकार यदि उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में भी कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर यदि उत्तल दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के बाद इस तरह से जाएगी, लेकिन ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो ये अपने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम आपके पास आएगा, यदि कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है, कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है, तो ये पुनः उसी दिशा में लौट जाती है या 180 डिग्री के कोण पर घूम जाती है, मतलब जिस दिशा से आई उसकी विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ होगा, जैसे इस जगह आपके पास ये वक्रता केंद्र है। अब मान लो कि ये आपके पास उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब कोई भी प्रकाश की किरण, आप देखना पहले ये डॉटेड लाइन बनाई मैंने। अब कोई भी प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होती है जो कि वक्रता केंद्र से गुजरे, तो परावर्तन के बाद यह 180 डिग्री कोण पर घूम जाएगी, मतलब उसी दिशा में, पहले के विपरीत दिशा में ये परावर्तित हो जाएगी। तो दो नियम आपके पास ये हो गए, हुए या नहीं। तीसरा नियम जो आपके पास आता है, वो तीसरा नियम ये आता है कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण जो है वो फोकस से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जो कि पहले नियम का विपरीत है। जैसे आप मान लें कि ये फोकस है। अब कोई भी प्रकाश की किरण जो फोकस से गुजरकर दर्पण पर आपतित होगी, वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसा ही यहाँ होगा, कोई भी प्रकाश की किरण जो फोकस से गुजरकर या फोकस पर आपतित होगी, वो परावर्तन के बाद कैसी हो जाएगी बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी या नहीं। इसी प्रकार देखें आप, चौथा नियम क्या आता है, यदि कोई प्रकाश की किरण, ये ध्रुव बताया था मैंने, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो जितने कोण पर यह आपतित होगी उतने ही कोण पर यह परावर्तित हो जाएगी। कोई भी प्रकाश की किरण यदि ध्रुव पर आपतित होती है, यहाँ ध्रुव पे, तो जितने कोण पर यह आपतित होगी उतने ही कोण पर यह परावर्तित हो जाएगी। ये चार नियम बेसिक हैं जो आपको याद रखने। ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी। अब कैसे होता है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ये हम आगे समझने जा रहे हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे करेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, आप देखेंगे। तो पहले मैं आपको इसमें पहला केस लेके चलते हैं। दो प्रकार के गोलीय दर्पण है अपने पास, अवतल और उत्तल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में पहला कॉन्सेप्ट अपन लेने जा रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट अपन लेंगे, इसमें अलग अलग केस होंगे। तो इसमें एक केस लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो,
अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो हमें पता करना है कि उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, कैसा उसका आकार होगा, ये सब अपन पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे ये आप देखिए। तो देखें आप, जैसे अपन बात करते हैं अवतल दर्पण ऐसा होता है अपने पास यूँ, ये आपका अवतल दर्पण है ऐसा, इस पर हमने बाहर की तरफ पॉलिश की है इस तरीके से। अब देखो ये अपना मुख्य अक्ष खींचेंगे सबसे पहले, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब देखें आप गौर से, जब कोई भी प्रतिबिंब अनंत पर स्थित होगा तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें सदैव समांतर होती है, मतलब बहुत दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर हो जाती है। जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती पर आते आते कैसी हो जाती हैं बताओ, समांतर। तो कोई भी प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर स्थित है या अनंत पर स्थित है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें सदैव समांतर होंगी। और प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता होगी, अपन को 2 किरणों की आवश्यकता होगी। अब 2 किरणें कैसी लेंगे अपन, देखो तो मैंने आपको ऊपर 4 नियम बताए, उन 4 नियमों में से कोई भी 2 नियम फॉलो करें जो आसानी से हो जाए, कोई भी कर सकते हैं जो आपकी इच्छा। वैसे जो ज़्यादा चलते हैं, फेमस हैं, प्रचलित हैं, वो नियम मैं आपको लेता हूँ जो सभी बुक्स में या सभी टीचर्स के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे पहले अपन लेते हैं कि कोई अनंत पर स्थित वस्तु है, उससे 2 प्रकाश की किरणें आएंगी, दोनों समांतर आएंगी। तो मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण तो फोकस से गुजर कर आ रही है ये, और दूसरी प्रकाश की किरण जो आ रही है वो वक्रता केंद्र से गुजर कर आ रही है ये। मैंने 2 नाम दिए, ये तो हो गया C4 सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, और ये F4 हो गया आपके पास फोकस। ठीक है, ये दोनों प्रकाश की किरणें अनंत पर स्थित किसी वस्तु से आ रही हैं तो कैसी होंगी बताओ, समांतर होंगी। आगे आप अपने परावर्तन के नियम लगाएं, दर्पण से परावर्तन के नियम। तो पहला नियम क्या कहता है बताओ, ये चारों नियम में से ढूंढो ये कौन सा नियम है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है वो उसी दिशा में वापस लौट जाती थी। देखिए आप, ये सीधी जाएगी इधर और परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। और दूसरा नियम लगाएं, जो प्रकाश की किरण फोकस से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है बताओ, समांतर हो जाती है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर क्या बनता है बताओ, प्रतिबिंब। आप देख पा रहे हो ये परावर्तित किरण है ये, और इधर से ये यूं आई और वापस भी इधर गई तो ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं तो ये प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब किसके सहारे बनेगा, मुख्य अक्ष के सहारे। मुख्य अक्ष के सहारे यहाँ बनता है। तो आप देख पा रहे हो किस जगह पे बन रहा है, इस लाइन पे यदि स्थिति दिखाएं तो फोकस पर बन रहा है। तो आप समझ पाए, अगर कोई वस्तु बहुत अधिक दूरी पर स्थित है या अनंत पर स्थित है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होंगी और परावर्तन के बाद ये कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पर बनेंगी, फोकस पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा फोकस पर। तो अपन देख पा रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी कि प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब F पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, F पर बनेगा। अब इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति तो मैंने आपको बताया, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताया मैंने पिछले वीडियो में। तो ये प्रतिबिंब आप देख पा रहे हो इस दर्पण के सामने बन रहा है। दर्पण के सामने बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं बताओ, वास्तविक। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है, और आगे वाले जो केसेस पढ़ोगे उसमें क्लियर भी हो जाएगा कि उल्टा कैसे बन रहा है। अभी वस्तु अनंत पर स्थित है तो आप पता नहीं लगा सकते उल्टा या सीधा, बाकी अगले केसेस से आपको पता लग जाएगा। अभी ये ध्यान रखना है कि ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बताओ, उल्टा। तो वास्तविक, उल्टा, और कैसा बन रहा है बताओ, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, लगभग बिंदु आकार का या बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये आप समझ पाए पहला केस अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत छोटा होगा। अब इसी तरीके से मैं आपको B केस बताता हूँ। B केस में क्या है कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो बताओ, अनंत से थोड़ा आगे ले आएँ और वक्रता केंद्र के पीछे स्थित हो, मतलब C के पीछे, या ऐसे लिख दो अनंत व C के बीच, अनंत व C के बीच या C के पीछे, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, C के पीछे स्थित हो, तब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा ये आपको देखना है। तो देखो वही अपन ने अवतल दर्पण लिया इसी तरीके का, वही हमने ये मुख्य अक्ष खींची इस तरीके से, और ये हमने क्या किया, ये यहाँ पे फोकस दूरी हो गई, मुख्य फोकस हो गया,
और ये आपका वक्रता केंद्र, ये ध्रुव। और मैंने आपको बोला कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, ये कोई वस्तु मान लेते हैं यहाँ पे, इस जगह पे ये एक वस्तु रखी है, इस वस्तु का नाम अपन लिख देते हैं ए बी। तो ये वस्तु सी के पीछे रखी है या फिर अनंत और सी के बीच में रखी है। तो इस वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण ले लेते हैं अपन जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और गोलीय दर्पण से अपवर्तन के नियम लगाएं। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये फोकस से गुजरेगी। किससे गुजरेगी बताओ? फोकस से, ऐसे फोकस से गुजरेगी परावर्तन के बाद। और दूसरा नियम लगाएं कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है वो जिस दिशा से आती है उसकी विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तन के बाद दोनों किरणें कहाँ पे काटेंगी? यहाँ। तो ये प्रतिबिंब बनेगा ये। तो ये इस तरीके से बनेगा। जो ए बिंदु है, ये ए बिंदु तो यहाँ बनेगा ए डैश, और ये जो बी बिंदु है इस तरफ बनेगा बी डैश, बनेगा या नहीं? तो आप देख पा रहे हो कि बिंब या वस्तु का आकार बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब का आकार छोटा है। आप देख पा रहे हो कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से कैसा बना है बताओ? उल्टे आकार का। वस्तु सीधी खड़ी है और प्रतिबिंब बना है उल्टा, ठीक है। और कैसे बना है? ये दर्पण के सामने बना है। तो कैसा प्रतिबिंब होगा? ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब सी व एफ के मध्य बनेगा। कहाँ बनेगा बताओ? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के मध्य बनेगा। और कैसा होगा बताओ? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो ये आपके पास दो केस क्लियर हो जाते हैं। इसी तरीके से आपका अवतल दर्पण, तीसरा केस आपके पास आता है इधर। यह आएगा यदि वस्तु आपकी सी पर स्थित हो, सी मतलब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है, सी पर स्थित हो। अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो आप देखो ये वही मैंने अवतल दर्पण लिया, यह आपकी मुख्य अक्ष खींची, यह आपका फोकस हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया सी। अब कोई प्रतिबिंब है, कोई बिंब है जो सी पर स्थित है, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो नियम वही रहेंगे। पहले किरण तो अपन मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, जो परावर्तन के बाद किससे गुजर जाएगी बताओ? फोकस से गुजर जाएगी। अब दूसरी किरण किससे लें? तो दूसरी किरण अपन ऐसा करते हैं, सी से तो ले नहीं सकते क्योंकि इस पर तो ये बिंब रखा ही है। तो दूसरी किरण अपन फोकस से ले लेते हैं। तो फोकस से गुजर कर जाएगी और हम जानते हैं कि जो किरण फोकस से गुजर कर जाती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पे कट करेंगी। तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ होगा। इसका ये वाला पॉइंट ए डैश होगा और ये वाला क्या होगा? बी डैश। तो आप देख पा रहे हैं सी बिंदु पर बिंब रखा था, सी ही बिंदु पर क्या बनेगा बताओ? प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर बनेगा, ठीक है। कैसा होगा? वही होगा, वास्तविक होगा क्योंकि दर्पण के इधर बना है। उल्टा होगा लेकिन वस्तु के समान आकार का हो जाएगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का होगा। इसी तरीके से यदि चौथा लेना चाहे अपन डी केस, तो इसमें अपन रखेंगे वस्तु को कहाँ रखेंगे? सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य स्थित करेंगे। तो जब सी और एफ के मध्य में रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप देख पा रहे हैं। तो आप देखिए अब की बार मैंने वस्तु को रख दिया सी और एफ के बीच में, ये रख दिया मैंने, ये कोई वस्तु रख दी ए बी, ये सी और एफ के बीच में रख दिया। अब प्रतिबिंब देखें, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के बाद किससे गुजरेगी बताओ? फोकस से गुजरेगी या नहीं? और दूसरी किरण इस तरह से लेंगे अपन जो वक्रता केंद्र से गुजरती हो, लेकिन ये किरण पहले दर्पण पे जाएगी, फिर दर्पण से परावर्तित तो होकर किधर आएगी बताओ? पीछे की तरफ आएगी। ऐसे बोलो, आएगी या नहीं? क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो हमें पता है कि ये किरण अगर दर्पण पे जाएगी तो 180 डिग्री के कोण पर वापस पीछे मुड़ जाएगी या विपरीत दिशा में मुड़ जाएगी। तो दोनों किरणें पीछे जब बढ़ाएंगे आप इधर तो इस बिंदु पर यहाँ पे काटेंगी। तो आप मुख्य अक्ष को थोड़ा बढ़ा लें इस तरीके से। अब ये दोनों किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं तो इस बिंदु को मुख्य अक्ष से मिला दें। तो ये सिरा ए डैश होगा और ये सिरा बी डैश होगा। यहाँ आपके प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ बताओ? सी के पीछे, सी के पीछे। तो जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब सी के पीछे बनेगा। कैसा होगा बताओ? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़े आकार का होगा। ये आपका चौथा केस है। अगर अपन पांचवें केस की बात करें तो इस बार अपन वस्तु को कहाँ रखेंगे? एफ पर रखेंगे, एफ पर, फोकस पर। तो फोकस पर यदि आप रखते हो वस्तु को तो देखिए आप, ये मैंने मुख्य अक्ष खींचा, ये फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये वस्तु रख दी मैंने कोई भी फोकस पे। अब देखो फोकस से निकलने वाली किरण तो ले नहीं सकते क्योंकि वस्तु इसी पे रखी है।
तो इसलिए क्या करते हैं अपन, एक किरण तो ले लेते हैं ध्रुव पे आपतित जो होती है उसे। तो जो किरण ध्रुव पे आपतित होती है, जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर क्या हो जाती है बताओ, परावर्तित हो जाती है। सेम दूसरा नियम हम लगाएंगे वक्रता केंद्र वाला। जो किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो ये किरण पहले तो दर्पण पे जाएगी, फिर उसकी विपरीत दिशा में चली जाएगी और आगे जाएंगी। आप देख रहे हो, इनको गौर से देख पा रहे हो, ये लगभग समांतर हैं, ये दोनों किरणें आगे लगभग समांतर हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के पास होती जा रही हैं। और बहुत लंबी दूरी तक यदि इन्हें खींच दिया जाए तो हो सकता है आगे जाके एक दूसरे को काटेंगी। तो हम ये कहते हैं कि ये परावर्तित किरणें कहाँ जाके मिलेंगी बताओ, अनंत पे जाके मिलेंगी। तो जब वस्तु F पर स्थित हो, जब वस्तु F पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ, अनंत पर बनेगा। कैसा होगा बताओ, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, होगा या नहीं। इसी के बाद अब F केस आता है आपका, छठा केस आता है अवतल दर्पण में ही। छठा केस देखेंगे आप F, जब वस्तु को F व P के मध्य रख दें, F व P के मध्य, F मतलब मुख्य फोकस और P मतलब ध्रुव, इनके मध्य में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए गौर से, ये वही मैंने अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष खींचा, मुख्य अक्ष खींचने के बाद आप देखिए ये फोकस ले लिया और ये ध्रुव ले लिया, लिया है नहीं, और ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। अब वस्तु को अपन ने रख दिया यहाँ पे F और P के बीच में, कोई वस्तु रख दी AB, आप देख पा रहे हैं F और P के बीच में कोई वस्तु रख दी मैंने AB। अब एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर लें, फोकस से गुजरेगी, ये तो संभव नहीं है क्योंकि बीच में वस्तु आ रही है। तो पहली किरण तो अपन ऐसे लेंगे यहाँ से, ध्रुव पर आपतित होने वाली, तो हमें पता है जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी बताओ, परावर्तित हो जाएगी। और दूसरी किरण अपन लेंगे वक्रता केंद्र वाली, तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण लेनी है अपन को ऐसे, लेकिन हमें पता है कि ये पहले दर्पण पे जाएगी, फिर विपरीत दिशा में परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। तो हम देख पा रहे हैं कि ये किरणें आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर इन किरणों को पीछे बढ़ाया जाए तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी वहाँ पे बनेगा अपना प्रतिबिंब A', B'। अब ये जो छठा केस है ये पहले पांचों के केसों से थोड़ा सा अलग है। इसमें आप देख पा रहे हो कि बिंब इस तरफ रखा है और प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं बताओ, आभासी प्रतिबिंब। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, आभासी प्रतिबिंब होते हैं। आप देख पा रहे हो वस्तु सीधी रखी है, तीर का निशान देखें, और प्रतिबिंब भी सीधा रखा है, तो कैसा बन रहा है प्रतिबिंब बताओ, सीधा। और वस्तु का आकार छोटा और प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। तो बताओ जब वस्तु F और P के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से काफ़ी बड़ा होगा। तो अवतल दर्पण से इस तरह प्रतिबिंब निर्माण के इस तरह के 6 केस हैं। ये आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, बनाने आने चाहिए, किस तरह से किरणें ली जाती हैं ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। अब इसी को अपन आगे बढ़ाएं, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसी में अब लेते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा ये आपको ध्यान से सीखना है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को आप ध्यान से समझेंगे। अब तो सेकंड आपके पास आता है, बताओ क्या, उत्तल दर्पण। तो देखें आप, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में आप ध्यान से समझेंगे। इसमें अपना पहला केस आता है आपके पास, कौन सा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर। तो अनंत पर कैसे, ये हमने एक उत्तल दर्पण बनाया, आप देख पा रहे हैं। इसमें पॉलिश अंदर की तरफ होती है, धसे हुए भाग की तरफ, और आप देखो ये मुख्य अक्ष होगी। अब अनंत पर वस्तु स्थित है तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी वो कैसी होंगी, एक दूसरे के समांतर। तो हमने सबसे पहले यहाँ 2 बिंदु ले लिए, एक ले लिया फोकस और एक ले लिया मैंने वक्रता केंद्र। ये हो गया आपके पास ध्रुव। अब आपको 2 किरणें ऐसी लेनी है जो कि एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं अनंत पर स्थित वस्तु से कैसी किरणें आएंगी, समांतर। और किरणें इस प्रकार की लेनी है जिससे अपने 4 नियम में से कोई भी एक नियम लग जाए। तो जैसे अपन एक किरण तो अपन ले लेते हैं फोकस से गुजरती हुई, मान लो एक किरण तो ऐसे आपतित हो रही है यूँ,
आ रही है। और दूसरी किरण अपन ले लेते हैं वक्रता केंद्र से गुजरती हुई, दूसरी किरण ऐसे आपतित हो रही है। आप देख पा रहे हैं दो किरणें एक दूसरे के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित हो रही है। एक किरण फोकस से गुजरती हुई है और दूसरी किरण किससे बता, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई। आप देखोगे कि जब परावर्तन होगा तो जो किरण फोकस से गुजर कर आएगी वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और इधर भी जो किरण आप देख पा रहे हो वक्रता केंद्र से गुजर कर आएगी, हमें पता है कि वो किरण उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब बनने के लिए आपको ध्यान रखना है कि परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखो ये परावर्तित किरण इधर गई और ये परावर्तित किरण इधर गई। अब दोनों किरणों को देखो, एक तो यूँ जा रही है और एक यूँ जा रही है। ये इधर तो कहीं भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, काटेंगी नहीं, लेकिन अगर इन्हें पीछे बढ़ाया जाए, इसको मैंने पीछे बढ़ाया, यूँ बढ़ा दिया, और इसको मैंने पीछे बढ़ाया, तो दोनों किरणें कहाँ काटेंगी बताओ? इस जगह पर काटेंगी। बोलो काटेंगी या नहीं? आप देख पा रहे हैं दोनों किरणें किस जगह पर काट रही हैं बताओ? दोनों किरणें किस जगह पर काट रही हैं? इस जगह पर काट रही हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें? समझ आया आपके, है ना? अब यदि प्रतिबिंब की अगर अपन बात करते हैं तो प्रतिबिंब इसका बनेगा कहाँ पे बनेगा बताओ? F और P के मध्य। कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब बताओ? सॉरी, F पर बनेगा। कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब बताओ? F पर। तो ये थोड़ा सा क्या है, रफ डायग्राम में मैंने हाथ से बनाया है तो थोड़ा सा ये आगे आ गया। अगर आप ढंग से लेंगे, इनको समांतर लेंगे तो ये बिंदु लगभग यहीं मिलेगा आपको। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ? F पर बनेगा, क्योंकि हमें पता है अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ? F पर। अगर अपन तरीके से बनाएं, स्केल और पेंसिल लेके अगर तरीके से बनाएं तो ये अपना प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा आपको? F पर। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के दौरान जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F पर। आप देख पा रहे हैं कैसा होगा ये प्रतिबिंब? पहली बात तो बनेगा कहाँ? दर्पण के पीछे, F पर बनेगा। दूसरी बात कैसा होगा? आभासी होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। तीसरी बात, जो वस्तु है वस्तु के आकार से क्या होगा? छोटा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि अनंत पर स्थित वस्तु बहुत बड़ी है तो वस्तु के आकार का छोटा होता है, वस्तु से आकार का छोटा होगा। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रतिबिंब बनाए तो कितना बड़ा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा, लेकिन सूर्य का आकार तो क्या होता है बताओ? बहुत बड़ा होता है। इसी तरीके से सेकंड यदि अपन बात करते हैं, इसी उत्तल दर्पण को पुनः लेते हैं और पहले अपन ने जो 6 केस पढ़े थे उसमें यहाँ पे केवल 2 ही केस होंगे। पहला केस तो होगा अनंत पर और दूसरा केस होगा बाकी कहीं पर भी, मतलब अनंत को छोड़कर, अनंत को छोड़कर आप कहीं भी रख लें वस्तु को, सबका आंसर एक सा ही आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा बस। तो कैसे आप समझें? जैसे मैंने अनंत को छोड़ के वस्तु कहीं भी रख ली, कहीं पर भी का मतलब है सी के पीछे, सी पर, एफ पर, एफ के पीछे, मतलब कहीं भी। इधर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सी एफ और ये तो इस तरफ होते हैं। बाकी अनंत को छोड़ के आप कहीं भी रख लें इस पूरी लाइन पर। तो जैसे मान लो वस्तु रख दी तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और हमें पता है ये परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी बताओ? फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। क्लियर है? और दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र से लेंगे। मान लो यहाँ वक्रता केंद्र है तो दूसरी किरण इधर से लेनी है आपको, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई, ऐसे ही हो। तो ये जिस दिशा में आएगी उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी, लेकिन जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें इस जगह पर एक दूसरे को काटेंगी। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे A डैश B डैश, तो आप देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब वही दर्पण के पीछे F और P के बीच में बनेगा। कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ऊपर वाले में भी क्या होगा बताओ? सीधा। ये इससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं, है नहीं? तो हमें पता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के दौरान प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है ना? और वस्तु से हमेशा कैसा होता है बताओ? छोटा। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के 2 ही केस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे अगर अपन बात करें चिन्ह परिपाटी की, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह कैसे लेते हैं अपन? चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी में आपको क्या ध्यान देना है? देखिए आप, जैसे अपन पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की, तो यदि अवतल दर्पण की अपन बात करें, ये मैंने एक अवतल दर्पण बनाया, ये मुख्य अक्ष हो गई। मान ले कि यहाँ पे रखा हुआ है बिंब,
ये कोई बिंब रखा हुआ है, इसका आकार ऊंचाई है h, नाम दे दिया ए बी। ये एक बिंब है, इसका ऊंचाई h है, नाम दे दिया ए बी। अब मान ले कि ये सी के पीछे रखा हुआ है, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं केस कि जब बिंब सी के पीछे रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ, सी और एफ के बीच में। कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। ठीक है, तो ये अपना प्रतिबिंब है कोई ए डैश बी डैश, और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं अपन एच डैश। ठीक है, ये अपना ध्रुव होगा P, ये फोकस होगा F। अब कुछ दूरियों के बारे में आपको ध्यान होगा, जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि ये अपना बिंब है, तो बिंब से और ध्रुव तक की दूरी को U से व्यक्त करते हैं, या दर्पण से बिंब की दूरी बोल दो, या दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। फिर ये जो प्रतिबिंब बनता है, इस प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी या दर्पण के ध्रुव से दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, V से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो मुख्य फोकस है, इसकी ध्रुव से दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है नहीं, स्मॉल f से। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, तो वक्रता केंद्र से और ध्रुव तक की दूरी आप समझ पा रहे हैं, वक्रता केंद्र से और ध्रुव तक की दूरी, इसको R वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा खोखला गोला होगा जिसका केंद्र कहाँ है, C, और P बिंदु किस पे स्थित है, परिधि पर। तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है बताओ, त्रिज्या कहलाती है। अब बात करते हैं चिन्ह की, चिन्ह कैसे लिए जाते हैं। तो चिन्ह लेने के लिए आपको सीधी सी बात ध्यान रखनी है, आपको इस डायग्राम में ये तरीका ध्यान रखना है, इस तरीके से। ये चतुर्थांश आपने पढ़े हैं इस तरीके से। अब आप ध्यान रखो कि यदि आपतित किरण की दिशा ये है, ये क्या होनी चाहिए बताओ, आपतित किरण की दिशा, जो किरणें दर्पण पर आपतित हो रही हैं उनकी दिशा यदि ये है ना, तो पहला नियम क्या है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। मूल बिंदु को क्या मान के चलेंगे अपन बताओ, ध्रुव मान के चलेंगे। पहला नियम दिमाग में आप फिट कर लें, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। जब भी दूरी नापेंगे स्टार्टिंग पॉइंट ध्रुव ही होगा, ध्रुव से ही नापेंगे, ध्रुव को एज ए मूल बिंदु मान के चलेंगे। दूसरा नियम क्या ध्यान रखना है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी सदैव धनात्मक होगी और इसकी विपरीत दिशा में नापी गई दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। समझ गया, ध्रुव से नापनी है और आपतित किरण की दिशा में नापी है तो धनात्मक, और विपरीत दिशा में नापी है तो ऋणात्मक। इसी प्रकार ये जो अपना मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरी सदैव धनात्मक होगी और नीचे की ओर नापी गई दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। ये नियम आपको ध्यान रखने, इन्हीं की सहायता से आप न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से कर पाओगे। अगर ये चिन्ह परिपाटियाँ आपको ठीक से नहीं आती तो न्यूमेरिकल करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आंसर ठीक नहीं आएंगे। तो देखें आप किस तरीके से, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आप ये डायग्राम देखें, डायग्राम में बताएं दूरी ए बी के बारे में बताएं, धनात्मक होगी या ऋणात्मक, कितनी है, h है। मुख्य अक्ष से नाप रहे हैं और किधर नाप रहे हैं, लंबवत ऊपर की ओर। तो देखो आप मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर धनात्मक h लेंगे। अब मुझे बताएं ए डैश बी डैश ये वाली दूरी है जिसको h डैश से व्यक्त किया है, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर। तो आप देख पा रहे हैं कैसी होगी बताओ, ये ऋणात्मक। मैं बात करूँ PA, दूरी कैसे नापनी, P से PA, तो PA दूरी अगर नाप रहे तो ये क्या है, बिंब की दर्पण से दूरी है जिसको U से व्यक्त करेंगे। सदैव P से नापनी है तो PA इधर नाप रहे हैं, और बिंब यहाँ रखा हुआ है तो बिंब से निकलने वाली किरणें कैसे आएंगी बताओ, ऐसे आएंगी आगे की तरफ। तो आपतित किरण की दिशा तो ये वाली है, और दूरी अपन नाप रहे हैं P से A की तरफ। आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी नाप रहे हैं तो ये दूरी कैसी होगी बताओ, ऋणात्मक। इसी तरह से प्रतिबिंब की दूरी नापे PA डैश, तो इस दूरी को V से व्यक्त करेंगे। आपतित किरण की दिशा ये है, ध्रुव से दूरी नापनी है, विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो ये भी कैसी होगी बताओ, ऋणात्मक। बात करें फोकस दूरी की PF, ये फोकस दूरी है, आपतित किरण की दिशा ये ध्रुव से नापनी है और इस आपतित किरण की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो ये भी क्या होगी, धनात्मक, F से रिप्रेजेंट करेंगे। बात करें वक्रता त्रिज्या की PC, तो PC दूरी है, ये भी P से नापेंगे, C की तरफ नापेंगे, आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापेंगे, R से व्यक्त करेंगे तो -R। तो इस तरीके से आपको चिन्ह लेने आने चाहिए। इसी तरीके से आप उत्तल दर्पण में भी कर सकते हो, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में भी चिन्ह परिपाटी आप फॉलो कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में ऋणात्मक, और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर
नापी गई दूरी धनात्मक और नीचे की ओर कैसी होगी बताओ, ऋणात्मक। और मुख्य जो पॉइंट है वो याद रखना है कि जब भी दूरी नापेंगे आप तो कहाँ से नापेंगे बताओ, ध्रुव से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे बताओ, ध्रुव से नापेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र, रेखिक आवर्धन और इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो अपना जो तीसरी क्लास है इसको आप ढंग से पढ़ें और घर पे इनको पेन से बना बना के हाथ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन रजनीकांत। ठीक है, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना सकती है, और परफेक्ट कौन है बताओ, रजनीकांत, ये आप जानते हो। तो मेरे लिए, तो आपके लिए मेरा तीसरा वीडियो, 2 अपने लाइव हुए थे पर लाइव में सभी बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, लगभग 50% बच्चे कनेक्ट हो पा रहे थे। हालांकि लाइव क्लास में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन सभी बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कुछ गाँवों के थे तो उनके नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया। तो आप सभी रेगुलर पढ़ें, अपने घर पे रहें, सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और रेगुलर मेरा वीडियो देखते रहें। हर रोज़ एक दो वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा और ये मैं लिंक शेयर करूँगा सभी के लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।